नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। आज हमारे साथ हैं हमारी साथी मनोरमा। मनोरमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, इस त्रिकाल के संपादकों में एक। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि छवियां कैसे निर्मित की जाती हैं और कैसे इतिहास में किसी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व खंडित किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजित शाही की रिपोर्ट कह रही है। अजित शाही की बड़ी चर्चित रिपोर्ट रही है, तहलका में छपी थी। और अजित शाही, जाहिर है कि जो सोकॉल्ड अपर स्ट्राटा है सोसाइटी का, जो लेयर्ड सोसाइटी है उससे आते हैं। यानी कथित कथित जो ऊंची जाति है या सवर्ण तबका है, उससे आते रहे। मैं ये पहले ही एकदम सीधा डिवीजन लेके चल रहा हूं ताकि हमारे जो दर्शक इसको पूरा वीडियो देखेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पे और जो फैक्ट्स और भी फैक्ट्स हैं उसके आधार पे ये समझा जा सकता है कि बिहार का सबसे ज्यादा मोस्ट कोटेड बिहार की राजनीति के मामले में चारा घोटाला। आज भी लालू जी को चारा चोर कहा जाता है और जगन्नाथ मिश्रा को इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। तो सबसे इनफेमस जो चारा घोटाला है, जिसको राजनीति का सेंटर बना दिया गया है, अजित शाही ने कैसे उसके परत दर परत अपनी रिपोर्ट में खोल दिए। और कोई अपनी ओर से नहीं, बल्कि जिस अदालत ने लालू जी को सजा दी थी, उस अदालत का जो जजमेंट था उसके आधार पे उन्होंने खोला था। लेकिन आप अब समझिए कि जो इंटेलिजेंसिया है, जो समूह है, जो छवियां बनाता है और गढ़ता है राजनीति में और राजनीति के बाहर, उसने उतनी तवज्जो कभी उस रिपोर्ट को नहीं दी। तो हम आज उस पर बात करेंगे। याद दिला दूं कि लालू प्रसाद जी को बड़े हल्के में लेने की कोशिश उनकी राजनीति के शुरुआती दौर से ही होती रही है। जब वो मुख्यमंत्री बने तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि लालू बाबू को देखते हैं, लालू बाबू कहते थे वो। और उनकी बड़े, आप यदि विधानसभा के उनके भाषणों को देखेंगे, उस दौर के मिनट्स को देखेंगे, जब कर्पूरी ठाकुर भी थे, तो लालू जी को लेकर के एक अलग किस्म का, लालू जी का अपना पुराना अंदाज पहले से रहा है विधानसभा में, और लालू जी को लेकर अलग अलग लोगों का एक अपना अलग, कई बार बड़ा स्नेहिल भाव भी रहता रहा है। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा से सीधा टकराव हुआ, चूंकि उनके बाद ही मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखते हैं लालू बाबू सरकार कैसे चलाते हैं। यानी उनके हिसाब से सरकार गिरने वाली थी, लेकिन सरकार चली, 90 से 95 चली, और 95 में एकदम बहुमत के साथ आई। उसके बाद 2000 और 2005 तक लालू राबड़ी काल रहा। लालू जी को लेकर के अजित शाही एक प्रसंग लिखते हैं। उसी प्रसंग को सबसे पहले, वो बड़ा रेफर किए जाने लायक है, तो वो किसी और रिपोर्ट में लिखते हैं और वो कहते हैं कि एक सोशलाइट महिला, जो कि लालू जी की छठी बेटी की दोस्त भी है, क्योंकि वो उसको अपने ग्रुप वाला ग्रुपी टर्म इस्तेमाल किया है अजित शाही ने, कहती है, तो वो कहती है कि इजंट ही क्वाइट रास्कल लाइक जैक स्पैरो। क्या वो जैक स्पैरो की तरह रास्कल नहीं है लालू जी के लिए? अजित शाही कहते हैं, मतलब जैक स्पैरो एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्यारा है, मजेदार है, हंसमुख है, लेकिन उसमें घिनौनापन से जोड़ा जाता है उसको देखने में। और तो उसको उन्होंने लालू जी की तुलना उससे, हालांकि अजित शाही कहते हैं कि इसमें यदि लालू जी होते तो उसे जवाब देते कि वो जरूर गरीब यादव परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन कई वर्षों से मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने यादवों को बिहार में ताकत और गर्व की सबसे बड़ा पहचान दिया। एक हंसमुख मस्तमौला इंसान होते हुए भी उन्होंने महज 5 सालों में अपने राज्य की राजनीतिक जनसांख्यिकी को लगभग अकेले ही बदल दिया। ये अजित शाही कह रहे हैं। तो देखिए, एक सोशलाइट जो ये समूह है सवर्णों में, अजित शाही को इसलिए मैंने उनका सोशल लोकेशन पहले बता दिया। हालांकि कास्ट बहुत प्ले कर रहा है लालू जी के मामले में। ये जो जैक स्पैरो है, वो पीरियड्स ऑफ द कैरेबियन, द कोर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, एक मूवी, उसका एक कैरेक्टर है और उससे तुलना की गई थी। अब ये लालू प्रसाद, मैं मनोरमा से हम लोग आधे घंटे 40 मिनट तक और बात करेंगे, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि जो सिपाही है उसको चोर बना दिया जाए?
तथ्यों के आधार पे। और जो कथित तौर पे विसिल ब्लोअर हैं अमित खरे की भूमिका की आज तक जांच नहीं की गई। कई सारे तथ्यों पे इसको वो इस्टेब्लिश करते हैं यदि अजित शाही, और वो पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग से ही इस्टेब्लिश करते हैं कि किस तरह से जांच, लालू जी को सजा किस आधार पे हुई थी। जिस केस की ये चर्चा हो रही है 2013 में सजा हुई थी उन्हें। और अजित शाही कहते हैं कि काश पार्लियामेंटेरियंस ने ये जजमेंट पढ़ लिया होता तो इतनी जल्दीबाजी में, आपको याद होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है उसके बाद राहुल गांधी फिर ऑर्डिनेंस सरकार लेकर के आती है और फिर राहुल गांधी उस ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं, जिसके बाद से लालू जी का राजनीतिक करियर तबाह हो गया। लालू जी किसी सदन में जाने लायक रह नहीं गए थे। हालांकि आज तक लालू जी को किसी केस में सभी अदालतों से सजा नहीं हुई। तो जिसमें सजा मिली उसमें सजा का मुख्य आधार था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सजा हो जाती है और वह सजा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर है, हास्यास्पद। कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि लालू जी घोटाले में शामिल थे या लालू जी के पास घोटाले का पैसा पहुंचा। लेकिन जज एसबी सिंह, उनकी कहानी और भी है, वो सब भी हम लोग बात करेंगे आधे घंटे 40 में। एसबी सिंह का क्या ग्राउंड है, किस तरह खेल हुआ दिल्ली से लेकर के पटना तक, कैसे झूठ रचा गया, किस तरह से हाईकोर्ट के जज को फोन किया गया, सीबीआई के जो अस्थाना जो बाद में डायरेक्टर बनते हैं उनको कैसे, और यूएन विश्वास, इन सब को कैसे बचाया गया। एक जांच बैठती है, अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका रही है, इन सब पर हम बात करेंगे। नीतीश कुमार की भी, ललन सिंह की भी, पीके शाही की भी। ये पूरा एक ऐसा लगा कि जैसे घेर करके, बड़ा अच्छा सुंदर फिल्म आया, सीरीज आया है अभी, शायद उसका अगला सीरीज आने वाला है, महारानी। तो आपको उसमें एक खास मतलब लिटरेरी सेंस में आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे घेर करके एक सोशल जस्टिस के क्रूसेडर की हत्या की जाती है, पॉलिटिकल। हम अभी बात करेंगे और इससे आपको ये बात भी समझ में आएगी। लेकिन मनोरमा, सबसे बड़ी बात कि जो अमित खरे, यहां से शुरू करते हैं। अमित खरे कहा जाता है कि वो विसिल ब्लोअर थे, जबकि सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई थी एक में, इसी बीच में और बता दूं मैं कि ये सब जो चारा घोटाला के बारे में जैसी बात आती है वैसी होता है कि स्कूटर पे भैंस ले जाया गया, बैल ले जाया गया, ये सब कहानियां हैं। लेकिन ये सब कहानियां 88, 89, 87, ये सब रिकॉर्डेड उसी केस में है, उस दौर की भी रही है, 96 की भी रही है। लेकिन खैर, अमित खरे विसिल ब्लोअर, कथित विसिल ब्लोअर, जिनको की ये जो रिपोर्ट है और जो खबर नहीं, जिसको खुद खबर नहीं कि एसटी में जो है इस, जबकि मतलब पटना से वित्त विभाग से जाता है ये खबर अनियमितता देखने का, तब जाकर के वो शुरू करता है और मीडिया में हीरो बनता है विसिल ब्लोअर की तरह। तो ये बहुत ही मतलब, और अच्छी बात है आपने आज इस पर। देखिए, मेरा संजोग था, मनोरमा बताइएगा, मैं थोड़ा एक शेयर कर दूं। अमित खरे मेरे लाइफ में भी आए। मेरे लाइफ में इस तरह आए कि अमित खरे एचआरडी मिनिस्ट्री के विजिलेंस के अधिकारी बनाए गए थे। जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे एक विश्वविद्यालय को लेकर के, खा पका गए। सारी विजिलेंस की इंक्वायरियों का कोई रिपोर्ट आज तक नहीं आया और वहां तमाम अनियमितताएं उसी तरह बनी रही। वाइस चांसलर आते रहे, जाते रहे, जिसने गड़बड़ियां की थी वो सब विजिलेंस रिपोर्ट कह रहा है कि हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो विजिलेंस रिपोर्ट उसके दोबारा नियुक्ति में भी संकट पैदा करता है, एक्सटेंशन में संकट पैदा करता है। लेकिन अमित खरे, कथित विसिल ब्लोअर, कोई एक्शन नहीं लेते और खुद फिर दूसरी जगह आजकल पता नहीं कहाँ है, या रिटायर, शायद रिटायर कर गए। खैर, मनोरमा जी जारी रखें। जी, और बहुत सही किया आपने कि इस पर आज की चर्चा रखी, या मतलब इसे बात करना बेहद जरूरी है। अभी तक देखिए, कहीं भी फिलहाल भी जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है तो वापस जो जंगल राज के साथ साथ जो चारा घोटाला को लेकर, चारा चोर, ये तमाम चीजें फिर से चलने लगती है।
और ये सारी बातें होने लगती। और जो भी मतलब अभी पहले भी से अभी अभी रांची में मुकदमा खुलवाया जा रहा है और कहा जा रहा खुलवाया है जा कि रहा है। उसमें लालू जी को 3.5 साल की सजा हुई, उसमें 7 साल की होनी चाहिए। क्या खेल है क्या और क्या खेल। खिलाड़ी है। ठीक चुनाव के बाद में सजा बढ़वाने के लिए सीबीआई ने उसी केस को खोल दिया। जी जी। मनोज। और जो इसको फॉलो करता रहा है, ये सारी रिपोर्ट से गुजरा है, या वो हमेशा से जानता कि कैसे पॉलिटिकली वेंडेटा के शिकार हुए, या एक खास उससे जो है इसको किया गया है। तो मतलब लेकिन आम तौर पर जो लोग हैं उनके अंदर इसको डाला गया है कि लालू प्रसाद यादव की भ्रष्ट सरकार थी, चारा चोरी जो है वो उनके समय में हुआ था। यहाँ पता चल रहा है कि 1970-77 से जो शुरू हुआ था और जब तक ये प्रकाश में आया था तब तक जो है 900 करोड़ रुपए की हेराफेरी हो चुकी थी। ये है उसका हकीकत। और उसके पहले की भी जांच जो है वो नहीं हुई है। 88 के बाद से ऑनवर्ड जो है वो जांच का वो हेराफेरी का जिक्र होता है, और 90 से लालू प्रसाद यादव आते हैं। उसके पहले वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे। तो ऐसी जो टाइमलाइन से गुजरने के बाद साफ साफ समझ में आता है कि किस तरह से लालू यादव को फ्रेम किया गया और किस तरह से जो पॉलिटिकली इसका फायदा उठाने की कोशिश कोशिश क्या की गई। पूरी तरह से लालू यादव को सबोटाज किया गया है एक तरह से। अगर आप अब अगर पीछे मुड़ करके देखा जाए तो पूरी तरह से लालू यादव के कैरियर को सबोटाज किया गया है, बिहार में उनकी सरकार को सबोटाज किया गया है। और ये पूरा मतलब और केंद्र से लेकर के उस समय जैसे नीतीश कुमार या उनका नाम लिया जाता है, पीके साई का नाम लिया जाता है, और ये उनका रिलेशनशिप और ये सारा कुछ जज से लिंक किया जाता है, ये तमाम चीजें सामने आती है उस पर जिससे हम थ्रिलर आएंगे, के। लेकिन सबसे पहले मनोरमा जो हम सबसे पहले जो केस का विसिल ब्लोअर हीरो है और हाँ, वहीं से चीजें खुलती हैं खुलती है। कि वो चाईबासा के डीएम भी हैं हाँ। और उनके सिग्नेचर से चीजें अजित शाही की रिपोर्ट कहती है उनके सिग्नेचर से वो बिल पास होता है, लेकिन उनको हम्म। पता नहीं चलता विसिल ब्लोअर साहब को। और सीबीआई उनसे इस पर सवाल भी नहीं करती है कि आपको कैसे पता नहीं चलता। कहीं उनको उसमें चार्जशीट पर भी नहीं लेकर के आती है, कहीं अभियुक्त भी नहीं बनाती है। लालू प्रसाद जी की चिट्ठी, क्योंकि वित्त मंत्री वही थे, उसी विभाग से चिट्ठी जाती है। चिट्ठी जाने के 20 दिन बाद जाकर के मुकदमा दर्ज होता है। जी। तो सबसे पहले तो जो विसिल ब्लोअर हैं तो उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि भाई आपने 20 दिन की देरी क्यों की चिट्ठी आने के बाद, और आपको पहले क्यों नहीं पता चला, जबकि ऑडिट रिपोर्ट्स भी लगातार संकेत कर रहे थे। हालांकि ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी मनोरमा ये कहा, जो डिफेंस का जो स्टैंड है, और वो सही भी स्टैंड है, कि कभी भी ऑडिट रिपोर्ट में एजी का जो रिपोर्ट है घोटाला इसको नहीं बताया गया। कहा गया इसको रेगुलराइज कर लीजिए, नियमित कर लीजिए, ये अब ज्यादा निकासी दिखाई पड़ रहा है, इसको जरा नियमित कर लीजिए। ये तब भी हुआ जब घोटाला खुला, पहले 250 का खुला था, फिर बाद में पीछे से जाकर के वो 900 करोड़ तक का हो गया था। मनोरमा जी। तो ये तमाम तरह के वही बात तो अभी आपने इसकी भी बात की मतलब कि जो जिन जिन लोगों को एक जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करते हैं उसके आधार पर उनको और कोई क्लियर उस तरह से नहीं होता। एक ये भी लगता है कि लालू प्रसाद यादव का पक्ष रखने के लिए या इतना कमजोर पक्ष उनका कैसे वो किया गया, ये भी एक सवाल बार बार जब उससे गुजर रहे थे। तो ये नहीं, लेकिन जब मुद्दई आपका दुश्मन, सॉरी, जब अदालत ही आपके साथ इस तरह का व्यवहार करे, अदालत की बात पर हम लोग आएंगे, लेकिन भाई हाँ फाइल पे लालू जी ने लिखा 31 जनवरी ये 1996 को उन्होंने फाइल पे 6 दिन के भीतर छापे, गिरफ्तारियां आदि का आदेश दिया करने था। का। हाँ हाँ। जी, जी। उन्होंने तो सॉरी मतलब 31 जनवरी को लिखा कि प्रारंभिक एफआईआर दर्ज करें और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें, हाँ। लेकिन उसमें बाद में लालू जी को ही इम्प्लीकेट कर लिया जाता है। अजित और शाही एक लिखते जो हैं कि सीबीआई जी और एक जो वो तर्क दिया गया कि इन्होंने जो है वो जांच का आदेश नहीं दिया, या फिर मतलब उसको जांच को लेकर के शुरू में ये किया गया। तो ये जबकि जब निकल करके आता है कि उन्होंने खुद ही अनियमितता के लिए एक
विभाग बनाया था, राघवन की पोस्टिंग शायद हुई थी, वो थे, और उसके साथ में वो अनियमितताओं के, हर एक विभाग के वित्तीय अनियमितताओं की का जो है वो चेक, उसकी जांच के लिए वो बना हुआ था, और उसमें तमाम उसको रिपोर्ट कर रहे थे। उसी के दौरान यहाँ पर जो है चाईबासा में जो है एसडी से निकाल, और अलग जी और 4-5 जिला साथ साथ में था जहां से ज्यादा निकासी की जो है वो बात हुई। और उसके बाद जो है ये चीजें, तो ये एक मतलब देखिए, क्या लालू कहें। जी ने गिरफ्तारियों के आदेश दिए, हाँ, सीजर के आदेश दिए, उन्होंने 1993 टू 1995 के मसले भी खुलवाए। जब सीबीआई को सौंप दिया गया सुशील मोदी के इंटरव्यू में उसमें जाने, और उसके बाद तो दस्तावेजों को देने में कहीं कोई आनाकानी प्रूव नहीं कर पाई है, तुरंत सीबीआई दस्तावेज भी तुरंत सीबीआई को सौंप दिए गए। तो ये जो सिपाही है उसको ही चारा चोर के नाम पे जिस तरह से बदनाम, मूलतः तो लालू जी पूरे उसमें जो डिफेंस का है और जो दर्ज भी है, और उसका कोई बहुत जवाब कोर्ट के पास भी नहीं है। कोर्ट भी कह रही कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके आधार पर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? तो नहीं, इसमें ये भी है ना कि जो लालू यादव के लिए जो दिया जाता है, मतलब इन्होंने इस पूरे मामले में जो निकल करके आता है कि लालू यादव ये नहीं कह सकते कि उनको घोटाले की जानकारी नहीं थी, और मतलब ये बात कहा जाता है तब, जबकि मतलब ये पूरा वही मैंने इसके पहले भी जिक्र किया कि ये सबसे बड़ा लालू यादव के बारे में उनको अपराधी साबित करने के लिए बोला जाता है कि उनको ये नहीं, नहीं कह लेकिन सकते। घोटाले की जानकारी का क्या अर्थ है? 19 से जो बंदा सामने आया, जिसके प्रशासन में आया है, यदि ये चीजें सामने लाई गई, एक मुख्यमंत्री है, लगातार वित्त विभाग कथित विसिल ब्लोअर को चिट्ठियां लिख रहा है, वित्त विभाग के वो यदि वित्त विभाग लालू जी के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, तो लालू जी को जानकारी होने और उसके बाद नहीं एक्शन का सवाल कहाँ उठता है? और नहीं, और सवाल इसके ये भी है जी, और नहीं, इसको इसके एक अलावा और ये बात भी नहीं, इसके और रिपोर्ट से ये भी बात जो है, जब पढ़ रहे थे तो ये सारी चीजें भी मालूम चल रही थी कि उसके पहले भी वो विधानसभा में इस बात को उठा चुके थे, और अखबारों में भी ये अनियमितता रिपोर्ट होती रही थी लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने से काफी लगातार पहले, विधानसभा लगातार में होती। 88 हाँ, में, 87 में, उसके पहले भी हाँ, ये इस घोटाले की चर्चा होती रही है। तब तो लालू जी, जी नहीं थे, लालू जी ने तो नहीं हाँ, रोका था। हाँ, हाँ, तो फिर ये जो तर्क दिया जाता है वो अपने आप में लचर तर्क है, इस तरह का नहीं, है, तो तो ये इस तर्क से तो जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, तमाम हाँ, अधिकारी अमित खरे जेल में क्यों नहीं गए? सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है। जी, या उनसे कोई पूछताछ क्यों नहीं हुआ सर? ये तो है ना, उनको क्यों अक्यूज नहीं बनाया गया? नहीं, और और फिर देखिए, ये बात है, जब वो विसिल ब्लोअर के तौर पे उनको महिमा मंडित किया गया तो उस वक्त में ये तथ्य क्यों नहीं, मतलब ये सारी चीजें ये हैरानी होती है ना कि तथ्य क्यों नहीं उस समय सामने थे, कि ये किस तरह से अमित खरे को ये मालूम चला, और किस तरह से उसके बाद की ये कार्रवाई है। ये कार्रवाई उनकी खुद की विजिलेंस नहीं है, खुद का अलर्टनेस नहीं है, या खुद उन्होंने वो करके नहीं किया है। किसी तो भी ये बैठक में लालू जी ने कोई फाइल ऐसी जांच की रोकी हो तो सवाल हाँ, बनता है। उन पर जांच ये भी हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई। सुशील मोदी तो तक हवा में भी तीर चलाते थे, और तमाम लोग, बल्कि उन्होंने तो उनपे ये बल्कि हुआ कि उन्होंने स्विस बैंक, बल्कि उन्होंने एविडेंस अवेलेबल कराया, जिसमें 6 फर्जी चिट्ठियों का भी जिक्र है, कि जो उन्होंने बिल्कुल एविडेंस के तौर पर उसको मतलब उपलब्ध कराया। बिल्कुल। और देखिए कि सीबीआई, ये स्विस बैंक में पैसा है, कोई स्विस बैंक में पैसा नहीं निकला। तो वो 2006 में बरी होते हैं, और उस पर बड़ा टिप्पणी जो है, जो हाईकोर्ट के जज हैं, और देखिए कास्ट लोकेशन से फर्क पड़ता है। हाईकोर्ट के जज थे मुन्नी लाल पासवान, उन्होंने ये पूरी जांच प्रक्रिया को 2006 में पक्षपाती और रहस्यपूर्ण, अंग्रेजी से चूंकि हम हिंदी ले चुके हैं तो वो उसको उस केस को बताते हैं, और कैसे जजेज का पूरा प्रसंग है, हम आगे बात करेंगे। लेकिन मनोरमा, इसलिए मसले पे, उन पे जो सबसे बड़ा एक आरोप था वो है जो इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड एसबी सिन्हा, उनके साथ के रिश्ते, और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि लालू जी की बेटियों का छात्रावास में
वो ये गार्जियन के तौर पे एडमिशन के वक्त बताए गए थे। अब उसमें बाजप्ता अजित शाही ने लिखी, बहुत सुंदर रिपोर्ट है। अजित शाही कहते हैं कि कभी भी एसबी सिन्हा मिलने नहीं गए, कभी भी उन लड़कियों से मिलने नहीं गए, उनकी बेटियों से। और जो गार्जियन वाला जो फॉर्म है उसमें एक का नाम काट के वो नाम डाला गया है। और जब डिफेंस ने पूछा कि क्या वो जो सिग्नेचर है वो लालू जी का है, इसकी कभी कोई जांच की सीबीआई ने? यानी लालू जी ने एसबी सिन्हा को गार्जियन बनाया था, इसका क्या प्रमाण है? यदि आप सिग्नेचर हो सकता है कि फर्जी किसी ने कर दिया हो, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं समझी गई थी। यह रिपोर्ट तो कम से कम ये बताता है। एक बात और, वो बड़ा मजेदार है कि फाइल जाती है सिन्हा जी के प्रमोशन का, और उसमें नीचे से नोट जाता है कि 2 साल का प्रमोशन किया जाए। लालू जी उस प्रमोशन को 1 साल कर देते हैं। तो अब बताइए कि एसबी सिन्हा से उपकृत कैसे थे वो? मतलब रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन का मामला था, 2 साल का जाता है नीचे से फाइल बन करके। लालू प्रसाद मात्र 1 साल। कितने अधिकारी नीतीश कुमार के शासन में एक्सटेंडेड तौर पे रिटायरमेंट के बाद भी नौकरियां कर रहे हैं और बहुत प्रमुखता से बहुत सारे विभागों को देख रहे हैं। लालू जी ने एक तरह से एसपी सिन्हा को जब रोका तो ये रिश्ते की कहानी है या दुश्मनी की कहानी है, या इसको ऐसे कहें कि एक माने सीएम है और उसने एक अधिकारी को जितना उचित था उतना दिया। मनोरमा जी, और एक लाइन भी मैं मतलब कि आप देखिए कि नीतीश कुमार और इनके लालू यादव के, ठीक है नीतीश कुमार का जो भी रहा हो, लेकिन आप हर जगह आपको लिखा मिलेगा कि बिहार का सबसे बड़ा घोटाला जो है वो चारा घोटाला है। ये और वो पूरा का पूरा उसका जो है श्रेय है, पूरा क्रेडिट उस घोटाले का जो वॉल्यूम है, जो उसका टाइमिंग है, सिर्फ लालू प्रसाद यादव के जिम्मे बढ़ा गया है। और जबकि बात हो रही है कि 1977-70 से वो चालू है, और लालू प्रसाद यादव के समय तक आते आते तो 900 करोड़ ऑलरेडी हो चुके थे। तो ये, और आप सृजन घोटाला हुआ नीतीश कुमार के समय में, और आप ये देखिए शेल्टर होम कांड, ये दोनों ही चीज कितना बड़ा जो है वो था। लेकिन आप क्या इन दोनों को लेकर के आज भी जब भी नीतीश कुमार की बात होती है, क्या इन दोनों चीजों की बात होती है? अभी वो सीएजी की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का जो है हिसाब किताब नहीं है, उसकी बात होती है। और आप सृजन घोटाला कहाँ गया नहीं पता, शेल्टर होम का क्या, कितने सुनियोजित ढंग से, कितने संस्थागत सारे लोगों को बचाया गया, लेकिन ये एक लालू प्रसाद यादव तो के नाम पर आप तो उस दौर में जो मंत्री थी उनके बेटे को जदयू ने टिकट दिया है। देखिए लालू जी के पर जो वो आरोप है 1988 के पुराने मामले को उन्होंने 1990 में आते ही खोला क्यों नहीं खोला, जबकि खुद लालू जी ने 1986-87 में अजित शाही लिखते हैं कि खुद इस एक घोटाले में एफआईआर दर्ज कराई थी पशुपालन को लेकर के। बता दें कई सारे एफआईआर हैं तो उसमें इन्होंने, और इसके अलावा डीजी विजिलेंस डीएन ओझा ने खुद बताया था कि लालू जी ने कभी भी कोई हस्तक्षेप जांच में नहीं किया। एजी के तमाम अधिकारी घोटाला बताने की जगह उसको रेगुलराइज करने की बात कहते रहे। अब लालू जी का एक आर्गुमेंट ये था कि जो जज थे उस जज को हटाया जाए केस से, और उनका रिश्तेदारी पीके शाही के साथ बताया गया। पीके शाही महाधिवक्ता आज की तारीख में शुरुआती दौर से नीतीश जी के साथ उनका ये रहा, और एक दूर से वो रिश्तेदार भी, नीतीश कुमार की भी उसमें तस्वीर पेश की गई, लेकिन उनकी इस दलील को माना नहीं गया। लेकिन एक बात, जो खेल किया लालू जी की गिरफ्तारी को लेकर के, वो बताता है कि किस तरह का एक बड़ा षड्यंत्र था। मनोरमा जी, और इसमें तमाम सरकारों का भी आप देखिए कि 1985 में ही जो है ये सीएजी ने बिहार सरकार को चेताया था कि मतलब सभी जगह में गबन हो रहा, और इसको तो 1985 में कौन था, केंद्र में कौन था और बिहार में कौन था? आप ये जहां से जब सीएजी ने पहले चिताया था कि यहाँ पर इस तरह से
गबन हो रहा है या अनियमितता है, तो उसको और जो है मुख्यमंत्री के स्तर से या उसे भ्रष्टाचार उस को पूरे संरक्षित खेल को जी बिल्कुल, हम लोगों ने इस पर बात की। देखिए हाँ, उस पूरे खेल को ये रिपोर्ट बताता है कि 29 जुलाई 1997 को हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लालू जी की गिरफ्तारी पर से रोक हटा दी थी। हम्म, तो लालू जी ने घोषणा की कि 30 जुलाई को अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। हम्म, उसी दिन सीबीआई अधिकारी ने हाई कोर्ट में जज से सेना की मदद से गिरफ्तारी की मौखिक अनुमति मांगी, जो उसने कहा, हम्म, जबकि जज ने बाद में स्पष्ट किया कि हमने ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी थी, हमसे कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी। फिर ब्रिगेडियर आरपी नौटियाल को कहा गया कि आप सेना हमें दे, माने एक नौटंकी बनाने की कोशिश की गई थी की गई। उस समय। और उस समय यूएन विश्वास और अस्थाना, जो बाद में सीबीआई के निदेशक बनते हैं, उनकी भूमिका होती है। तो जज को फोन करके बाय द वे जो नौटियाल थे, ब्रिगेडियर आरपी नौटियाल, उन्होंने पूछ लिया कि क्या आपने सच में कोई मौखिक आदेश दिया है कि हमें सेना देना है। लालू जी सरेंडर की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन सरेंडर आसान। तो क्या इसमें एक खेल आपको यह दिखाई पड़ता है कि जो आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई, बाद में देखिए उस समय गृह मंत्री थे इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने यूएन विश्वास पे इंक्वायरी बैठा दी, और बाद में इंक्वायरी से अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मुक्त कर दिया। ये जो पूरा नेक्सस है, अस्थाना और मोदी जी का प्रेम आपको पता है, किस तरह का संघर्ष हुआ, आलोक सिन्हा और बाद में अस्थाना, और क्या सीबीआई का जो ड्रामा होता है, सीबीआई क्वार्टर को घेर लिए जाने वाला सब खेल। लोगों की स्मृतियां कम है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे जाएं तो सब समझ में आ जाएगा। ये इतना बड़ा नेक्सस था, तो क्या लालू जी द्वारा, क्योंकि देखिए भारत की अदालतें ऐसी रही हैं मनोरमा, बाबा साहब अम्बेडकर को पर 80,000 रुपए की नालिश की गई 90 में, सॉरी वो 1955 के आसपास, नहीं 56 के बाद, ये धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद। और जज ने पता है क्या कहा कि तुम्हें धर्म परिवर्तन के लिए समय आपको मिल रहा है, लेकिन आप अदालत से उन्होंने मांगा था कि हमारी तबीयत के आधार पे ग्राउंड पे खुद उपस्थिति के लिए उन्होंने मांगा था। क्योंकि कहा कि जो है धर्म परिवर्तन के लिए समय मिल रहा है और हमारे आने के लिए समय नहीं मिल रहा है, और 80,000 रुपए का जुर्माना डाल दिया। बाबा साहब के पास 80,000 रुपए नहीं थे, वो बड़ा मुश्किल, उसकी कहानी अलग है। तो वो जजेज किस माइंडसेट से काम करते हैं, पूरा सेटअप कैसे, लालू जी ने जो रथ रोका और जो आडवाणी जी की गिरफ्तारी की, उसी तरह का तमाशा बनाने की कोशिश सीबीआई के लोग भी कर रहे थे, जो बाद में इससे भी दिखाई पड़ता है कि कैसे षड्यंत्र उस समय रचे गए। मनोरमा जी, पूरा टाइमलाइन और सारे जो है ढेर सारे कैरेक्टर है, और बाद में फिर दिखता है कि कैसे वो तमाम कैरेक्टर्स जो है आगे आकर के किस तरह का रोल प्ले करते हैं, और कितना राजनीतिक उनको नफा होता है या उसका फायदा होता है। ये तमाम चीजें जो है वो बाद में आकर के खुलती है। तो ये एक पूरी एक बहुत ही क्या बोला जाए, एक थ्रिलर की तरह से ये सारा कुछ जो है, जब आप पूरी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे टारगेट एक मतलब तब समझ में आता है कि लालू प्रसाद यादव को किस तरह से इस मामले में टारगेट किया गया है, और किस तरह से उनको फ्रेम करके अंततः चारा घोटाले का सारा जो है जिम्मा सिर्फ लालू प्रसाद यादव को, उनके शासनकाल को, उनके मुख्यमंत्रित्व के समय को, उसके अंदर उसको मतलब उनके नाम पर इसको चस्पा किया गया। तो ये पूरा एक बड़े, आप बोलिए सदन में चारा चोर और जो ये सम्राट चौधरी वगैरह बात करते हो पूरा, लेकिन उस पूरे खेल में देखिए थोड़ा सा थीन लाइन मिट जाता है। मैंने शुरू में भी बोला अजित शाही अपर कास्ट है से आते हैं, कथित अपर कास्ट, तो इसलिए वहां, लेकिन अपर कास्ट का अपना एक साइकी होता है। कोई जरूरी नहीं कि अपर कास्ट का एक व्यक्ति यदि आया तो अपर कास्ट के साइकी में शामिल है। साइकी ने उस रिपोर्ट को कभी भी उस तरह से पॉपुलराइज नहीं किया। और जब ये मसला उस प्रसंग में कई सारे लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी।
कि नहीं, उसमें इनका ही नहीं, आप पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उस समय देख लीजिए, तो जो अमित खरे है सब जगह की अचानक छापा मारा और अचानक जो है इस तरह से करके जो है एविडेंस उनको मिले और ऐसे हो, तो इस किसी ने ये नहीं कहा कि ये किस तरह से अमित खरे वहां पर सीन में आता है और किस तरह से उसने किया है। तो ये चीजें प्रक्रिया उस समय कोई ऐसी रिपोर्टिंग नहीं छपती है जो बाद में डिफेंस में सामने आया है। हाँ। तो ये है कि आपने जब तक चारा घोटाला का मतलब था कि स्कूटर पे ढोया गया सांड, नहीं, मैं उस समय की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं, इस रिपोर्ट के आने के बाद, जैसे मान लीजिए इस रिपोर्ट को आए हुए भी तो काफी साल हो गए ना, ये तो है नहीं। अगर मान लीजिए जब ये आ चुका था तभी भी मेन स्ट्रीम में आज भी जब लिखा जाता है, चारा घोटाले की कहानी बताई जाती है, तो उसमें फिर इसी तरह से बताया जाता है। उस पत्रकार का भी नाम जिसने पहली बार ब्रेक किया, कोई रवि दुबे या झा ऐसा कुछ था, उसका नाम लिया जाता है और एकदम हीरो की तरह पेश किया जाता है कि इसने इसको ब्रेक किया और सुर्खियों में आया और इस तरह से ये चीजें। लेकिन ये नहीं बताया जाता है जब ये रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद की बात करें, तभी भी तो मीडिया में नहीं रिपोर्ट हो रहा, आज भी नहीं हो रहा है, आज भी ज्यादातर लोग ये नहीं जान रहे हैं सीक्वेंस को। मैं इसकी देखिए बात कास्ट लाइन में इसको ऐसे यदि डिवाइड करिएगा तो देख सकते हैं शिवानंद तिवारी वन ऑफ द ये मतलब एफआईआर करने वालों में थे। नीतीश कुमार ने अपने को स्केप कर लिया और वो एफआईआर करने वालों में नहीं थे। ललन सिंह वगैरह थे। और हालांकि नीतीश कुमार की भूमिका आगे पीछे उस घोटाले के इस्तेमाल करने की रही। जब यूएन विश्वास पे कार्रवाई का मामला बन रहा था, इंक्वायरी चल रही थी, अस्थाना पे इंक्वायरी चल रही थी, तो उस वक्त जो है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में उसमें मंत्रिमंडल में थे नीतीश जी। तो कास्ट लाइन का एग्जैक्ट कास्ट का थीन लाइन मिट जाता है। लेकिन जो मैं वही कह रहा हूं, एक व्यक्ति कोई अपर कास्ट से आता हो, अजित शाही जैसा, उससे अपर कास्ट साइकी क्या कर रहा है, वर्चस्वशाली साइकी क्या कर रहा है, और सत्ता का जो गिमिक होता है वो सब भी क्या कर रहा है। दो चीजों की सजा लालू जी को मिल रही थी। एक, आडवाणी जी के रथ को रोकना, उनकी गिरफ्तारी, जिसके लिए वो ड्रामा बनाने की भी कोशिश हुई, और दूसरा कि जो पहले से चले आ रहे जो अपर कास्ट वर्चस्व था उसको तोड़ने की कोशिश, और उसमें धीरे धीरे स्ट्रक्चरल चेंजेस की कोशिश। तो उसका एक उनको उसके लिए टारगेट किया जाता है। कुछ संजीव जी थोड़ा सा यहाँ पे ये भी मतलब स्पष्ट होता है एक लाइन कि जब हम नीतीश कुमार को इस तरह से देखना शुरू करते हैं तो समझ में आता है कि नीतीश कुमार की जो सांप्रदायिकता या बाकी और चीजों से जो उनकी लड़ाई रही है वो कितनी ज्यादा जो है क्या उसको बोलेंगे, संतुलित, और या फिर मतलब नफा नुकसान का पूरा जो है, या नुकसान उन्होंने बिल्कुल नहीं उठाया है। लालू यादव लाइन भी खींचते, हाँ, नीतीश कुमार सांप्रदायिकता का क्रूसेडर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कोई संकट आता है तो शुतुरमुर्ग की तरह वो पीछे हट जाते हैं। ये नीतीश जी के उसमें, तो ये लालू यादव और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है कि जब जब उनको लालू यादव ने खतरे उठाए, और देखिए कास्ट की अगर हम बात करें दोनों ओबीसी से आते हैं, लेकिन ये वो ओबीसी हैं जो आप हिंदुत्व का फेवरेट हो जाते हैं, लालू यादव नहीं होते हैं। ये है ना, अगर कास्ट लाइन पे भी बात करते हैं। नहीं, नीतीश कुमार भी उतना फेवरेट नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार मजबूरी के भी समझौता तो बन पाते हैं। लालू जी मजबूरी के समझौता ना बनना स्वीकार करते हैं, ना बनने की स्थिति में। तो ये सुविधा नीतीश कुमार खुद अपनी राजनीति से ही तो देते हैं ना, ऐसा तो है नहीं, उन्होंने ही तो दिया है सुविधा, ये सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई है, हिंदुत्व के साथ एक जो है तालमेल का, सामंजस्य का, सौहार्दपूर्ण सामंजस्य का। और यहाँ पर आकर के मेरे ख्याल से पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है नीतीश कुमार को। एक तरह से बिहार में जो बिहार में क्या पूरे देश में सांप्रदायिकता के सबसे खिलाफ जो सबसे स्ट्रांग जिनकी राजनीति रही, उसको किस तरह से सबटाज करने और बिहार को फिर दूसरे फोल्ड में ले जाने का पूरा जो है अगर फिर से कहानी लिखी जाए तो नीतीश कुमार इसके मुख्य खलनायक साबित होंगे। नहीं, वो उतना भी ये मुख्य खलनायक के तौर पे मैं तो आपसे थोड़ा डिफर करता हूं, लेकिन खैर आज नीतीश कुमार विषय नहीं है कि ये पूरे मामले में यदि आप अमित शाही क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो बिहार में उन्हीं को हुआ ना, वो लगातार उसके बाद से 20 साल वो एक अलग बात है। वो तो हुआ। देखिए वीडियो माध्यम से बहुत सारी बातें हम आपको बताएं, जिनको पढ़ने में रुचि हो वो गूगल करें और अजित शाही की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी।
डिटेल और पढ़ें, वीडियो माध्यम से हम जितना बता सकते थे, जो मुख्य पॉइंट्स था रिपोर्ट का, कि उस आधार पे कि जो सिपाही है उसको चोर बना करके और बाजप्ता इतिहास में इतना आसान नहीं होगा लालू जी को, और उसमें सब दोषी अक्रॉस पार्टी लाइन चीजें हुई हैं। राहुल गांधी की हड़बड़ाहट में जो उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा है वो उसके बड़े अपराधी हैं। मतलब मैं मानता हूं इतिहास के बड़े अपराधियों में से एक राहुल गांधी की वो हड़बड़ाहट भी है। फिलहाल मैं राहुल गांधी को अपराधी यदि ना भी कहूं, और तो कम से कम वो घटना एक आपराधिक घटना जैसा है कि आप और तमाम नेताओं को आप देखिए, उसी वक्त में ये एक और रिपोर्ट आई इनकी अजीत शाही की, और वो बता रहे हैं कि कम से कम इसको आप गुजर गए होते इन रिपोर्ट्स के जरिए जो जिसमें सजा हुई है उन्हें, तो आप समझते कि वो खेल क्या था। तब कम से कम पार्लियामेंटेरियन को निचली अदालत से सजा के बाद बाहर होने का जो की व्यवस्था है उससे तो कम से कम बचा जा सकता था। एडवोकेट एल आर भारती कह रहे हैं, आलोक रंजन नमस्कार, चारा घोटाला तो चल पहले ही रहा था, लालू प्रसाद जी को तो उसमें फंसाया कांग्रेस न्यायालय ने भी नहीं। उस समय फंसाने वालों में भारती सर वो पार्टी वार्टी का लाइन भी पूरी तरह बदल जाता है। 95-96 में सरकार फिर संयुक्त मोर्चा की आती है, और जिस वक्त ये मसला खुलता है तो उसमें समाजवादियों के आपसी समाजवादी बैकरूम कुछ काम करने के पुराने माहिर लोग हैं। राजनीति में होता है लेकिन समाजवादियों का कुछ ज्यादा ही होता रहा है। आपको यदि राजनारायण जी और ये सबको याद करिए, आमतौर पर एक ही तरह के अपराध में सभी मामलों में सारी सजाएं साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल अभी लालू जी के साथ इसी समय में जो है 98 की बात है ना, जब उसमें उनमें आय से अधिक संपत्ति रखने का भी मामला दर्ज हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ, 98 का ही मामला था। तो 46 लाख, बिल्कुल 46 लाख जो है उसमें भी बरी हो गए। 2006 तक आते आते लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी दोनों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का वाले में बरी हो गए। बिल्कुल बरी हो गए। सारा मामला ट्रेजरी बिल की फोटोकॉपी पर आधारित है, मूल प्रतियों का पता नहीं है। सब कुछ लालू प्रसाद जी को फंसाने के लिए किया गया था। जो जिन लोगों का अमित खरे हो या और भी ऐसे लोग थे, अधिकारी थे, एजी वगैरह थे, जिन्होंने इसको घोटाला नहीं माना था, उन सबको कभी पूछताछ में नहीं लाया सीबीआई ने। सत्यहरी कह रहे हैं कि जो बात बीत चुका है अब उसकी चर्चा नहीं बीती है बात। सत्यहरी जी, अभी तुरंत केस खोला जा रहा है, एक सप्ताह के अंदर अभी वो जा चुका है मामला रांची हाई कोर्ट में। लालू जी की सजा बढ़ाने की बात चल रही है। बात इतनी बीत गई होती तो सम्राट चौधरी चारा चोर नहीं कह रहे होते। बात इतनी बीत गई होती तो तेजस्वी यादव जगन्नाथ मिश्रा के बारे में टिप्पणियां नहीं दे रहे होते और तुलनात्मक तौर पे बात नहीं कर रहे होते। तो इतनी बात नहीं बीती है। और एक तरफा नहीं कर रहे, हम लोग तथ्य रख रहे हैं कोर्ट का भी। संजीव जी सिर्फ जगन्नाथ मिश्रा ही क्यों, फिर लाइन से 70 के बाद से जितने भी मुख्यमंत्री हुए थे वो सारे नाम क्यों गायब हैं? बिल्कुल, क्योंकि घोटाला तो पहले से चल रहा है। हाँ, ब्राह्मण समाज को हाथ से सत्ता निकालने के बाद किसी को भी विलेनाइज करना है। आनंद चौधरी बोल रहे हैं था लालू जी बदनाम हुए, लेकिन जो कमजोर तबका है वो सच जानता है। बिल्कुल, और ये लालू जी ने एक काम गलत किया, यादवों और भूमिहारों में लड़ाई लगा दिया। जब ये यादवों को अपर कास्ट से कोई दिक्कत नहीं थी, लालू ये भी क्रूसेडर सच तो नहीं है। तो वो हमने एक और वीडियो किया, यदि आप देखें 90s के दौर को तो आप देखें समाज के कॉन्ट्राडिक्शन के बीच से उभरे हुए नेता, और उस वक्त उस दौर को आप उस समय के मंडल प्रभाव को भी देखें और भूमिहारों का रिलक्टेंस देखें, अपर कास्ट का रिलक्टेंस देखें, तो बात समझ में आएगी कि लड़ाई लगवाई गई या चीजें ये। लालू जी जब जेल में थे, यहाँ मैं थोड़ा ऐड कर, आप पूरी कर ले फिर मैं भी यहाँ पे कुछ ऐड करूंगी। जी बोले। ठीक उसी तरह से जैसे आप भूरा बाल, जैसे आप जब कास्ट लाइन की बात करते हैं तो भूरा बाल जिस तरह से उनके नाम पर चस्पा कर दिया गया, बार बार ये बात अभी के डिबेट में आप मेन चाहे वो जो इतना लड़ने झगड़ने वाली तमाम एंकर जो स्टार एंकर कही जाती है, भूरा बाल करके पूरे पैनलिस्ट को जो है वो चुप करा देती हैं और बोलने नहीं देती हैं। लेकिन हकीकत क्या है, लालू प्रसाद यादव कई बार ये क्लियर कर चुके कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है। भूरा बाल साफ करो जैसा कुछ नहीं उन्होंने कहा है, लेकिन ये भी उनके नाम पर चस्पा किया गया है। तो एक वो जो है कास्ट लाइन पे एनोनिमिटी और इन सब की बात जो है, वो बोले कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है, लालू यादव ने ये कहा है। और ये जो सत्यहरी जो तमाम पावरफुल लोग
जिस तरह से जेल एंजॉय करते हैं, ये कोई ओपन, ये बातें ऐसी हैं कि वो जिसकी बात ऊपर आ गई या किसी कारण से चीजें हो गई तो उसको लेकर के, लेकिन तमाम लोग, अभी जैन का मामला आया था, अब छोड़िए किसका किसका आप निकालिएगा, तो ये जेलों की कहानी अलग है। ट्रेजरी बिलों का रिकंसिलेशन होता है जिसका मौका ही नहीं दिया गया था, जगन्नाथ मिश्रा के समय से शुरू हुआ था, सजा मिली लालू जी के नियत पर ही संदेह। बिल्कुल, वो पूरा भारती सर जो पूरी व्यवस्था रची गई, वो व्यवस्था ही बताती है कि क्या खेल था। चारा चोर उनके विरोधियों का बनाया गया जो झूठ है, लालू को सत्ता में आने से रोकने का, बिल्कुल ये हम लोगों ने अभी बात की डिटेल। किसी भी ट्रेजरी बिल पर मुख्यमंत्री हस्ताक्षर नहीं करता, फिलहाल बिल्कुल, इसीलिए तो कोई एविडेंस नहीं मिला, न पैसे लेने का, न हस्ताक्षर करने का। हस्ताक्षर करने वाले लोगों को कभी सीबीआई ने काउंटर उसमें नहीं किया। सीबीआई के अधिकारियों पे जो जांच बैठी, जो पूरा खेल किया गया सेना का, लेकिन उसको जांच को रोक दिया गया। तो दो ही बात तो समझ में आती है कि वर्चस्व तोड़ने का एक तो सजा लालू जी को मिला, और दूसरा हिंदुत्व का जो कथित रथ, आडवाणी जी इस पे सवार थे, आजकल मोदी जी उसका मजा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो जो है, और बेचारे आडवाणी जी आजकल, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला कितना बड़ा है, कितने देखने में लीगल तरीके से किया गया, किसी ने पहल नहीं की कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो रकम अवैध है उसे वापस कर दो। बिल्कुल, उससे चुनाव हो रहा है। बल्कि रफीक मकवाना सही कह रहे हैं आप। और नीतीश कुमार रूलिंग क्लास के टूलकिट हैं लालू जी को रोकने के लिए। कुछ हद तक इस तरह का उपयोग तो इसमें नीतीश जी की साजिश उस कदर पुरानी कहानियों में ये तो है कि जैसे मुकदमे में नीतीश जी उसमें अप्लीकेंट नहीं बनते हैं, ललन सिंह बनते हैं, दूसरे और लोग बनते हैं। आपको बड़ा वो फेमस कहानी तो पता ही होगा, शिवानंद तिवारी हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। लालू जी जब जेल से बाहर आए तो सबसे पहला फोन जो है शिवानंद तिवारी को ही किया उन्होंने, और कहा कि आइए बाबा चाय पीते हैं। पुराने दोस्त भी रहे और सीनियर थे एक तरह से। अनुराग यादव कह रहे हैं लालू यादव राजनीति में तो पिछड़ों को बराबरी पर ले आए, लेकिन राजनीति में ही वो शिकार हो गए। बिल्कुल ये हुआ है, और बाद में नीतीश जी ने इस मसले का इस्तेमाल खूब किया, इसमें कोई दो मत नहीं। बल्कि इस पूरे मतलब चारा घोटाले को लेकर के भी मतलब वो पीछे नहीं रहे हैं, उनकी भी जो है इसको लेकर के हमला वो करते रहे, पॉलिटिकल हमला भी करते रहे हैं। चाहे तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने इसके मार्फत हमला किया है अभी भी। इसीलिए सत्यहरी जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल निराधार इसलिए है कि इस पूरे चुनाव में लालू जी को ही मुद्दा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा। और लालू जी को ही ये करने की कोशिश की जा रही है। चारा चोर कहा जा रहा है, चारा चोर सदन में भी कहा गया, और जिसका जवाब भी उन्होंने दिया। इसके अलावा मुकदमा खोलने की कोशिश की जा रही है। हास्यास्पद ये है कि 3.5 साल की सजा को अब 7 साल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट जाया गया है। तो ये पूरा खेल है, आप समझिए। जिनको भी पढ़ना हो अजित शाही की रिपोर्ट पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा। हम लोग यहाँ पे कहेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ उसके बाद, पहले की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अजीत शाही की रिपोर्ट के आने के बाद भी जिस तरह से, जिस एंगल से और जिसको जहां पर टारगेट करके किया जा रहा है उसको पढ़िए और अजीत शाही की रिपोर्ट को पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है मतलब एक तथ्य बाहर आने के बाद भी फ्रेम करने की लगातार कोशिश की गई है और उस तरह से उनकी राजनीति को साइडलाइन करने की कोशिश की गई है। हमारे एक यूट्यूब के हमारे साथी ने, दर्शक ने कहा था कि आप 90 की और कहानियां लेकर आइए, तो मुझे लगा कि 90 की वैसी कहानियां जो अभी रेलिवेंट हैं, जिसके लिए लालू जी को अभी ये पूरा चुनाव लालू बनाम करने की जो कोशिश है, तो उसमें हम लोगों ने ये कहानी लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए 30 तारीख से हमारी कोशिश होगी कि कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दें वीडियोज के माध्यम से, तो इसके लिए आर्थिक सहयोग करें। कल कुछ और लोगों ने भी सहयोग किए, आज हम लोग जारी करेंगे नाम और राशि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस स्कैनर के जरिए या ये जो UPI ID है उसके जरिए आप हमें हमारी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे, और मनोरमा आपको नमस्कार। जी नमस्कार। मिलते हैं शाम में 9 बजे।